दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्यमयी सामानों की जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। इन वस्तुओं को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हमारी पृथ्वी पर हमसे पहले भी कोई सभ्यता थी जो आज लुप्त हो चुकी है। हर वस्तु अपने आप में एक नई कहानी कहती है, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत तक आपको ऐसे ऐसे प्रमाण देखने को मिलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए नई ऊर्जा का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1। 1901 में ग्रीस के एंटिकीथेरा द्वीप के पास एक रोमन जहाज के मलबे से मिली एक जंग खाई हुई कांसे की वस्तु ने दुनिया को हैरान कर दिया। पहली नजर में यह एक बेकार पत्थर जैसा लगता था, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने सदियों की जमी हुई मिट्टी और जंग को सावधानी से हटाया तो अंदर से दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जटिल यांत्रिक उपकरण निकला, एंटिकीथेरा मैकेनिज्म। यह लगभग 2000 साल पुराना एक ऐसा उपकरण है जिसकी जटिलता ने इतिहास और विज्ञान की हमारी समझ को ही चुनौती दे दी है। यह एक हाथ से चलने वाली ऐसी डिवाइस थी जिसके अंदर कम से कम 30 कांस्य के गियर लगे हुए थे, जो एक दूसरे के साथ इतनी सटीकता से जुड़े हुए थे कि यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति की गणना कर सकता था, ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता था और यहां तक कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की समय सारणी भी दर्शाता था। मूल रूप से यह एक प्राचीन एनालॉग कंप्यूटर था, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। ऐसा जटिल उपकरण प्राचीन ग्रीस में कैसे बन सकता था? इस तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल का स्तर तो उस समय के बारे में हमारी सोच से कहीं आगे की बात है। ऐसा माना जाता था कि इस स्तर का गियर वर्क यंत्र तो 14वीं सदी के बाद यूरोप में ही विकसित हुआ। फिर यह यंत्र 2000 साल पहले कैसे अस्तित्व में आया? क्या प्राचीन ग्रीक विज्ञान वास्तव में इतना उन्नत था कि वह ऐसी मशीन बना सकता था? और अगर हां, तो यह ज्ञान बाद में गायब कैसे हो गया? क्या यह आर्किमिडीज जैसे किसी महान विद्वान का काम था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे अद्भुत उपकरण बनाए थे? या फिर यह किसी अज्ञात और भूल गई सभ्यता की तकनीकी विरासत का एकमात्र बचा हुआ नमूना है? कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। इस मशीन के असली आविष्कारक कौन थे? क्या यह एक अनोखा प्रोटोटाइप था, या ऐसी और भी मशीनें थीं जो समय के साथ खो गईं? इसकी डायल और सूचनाएं इतनी जटिल थीं कि इसे बनाने वालों के पास खगोल विज्ञान का कितना गहन ज्ञान रहा होगा। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि अगर यह तकनीक इतनी उन्नत थी तो इसका विकास रुक क्यों गया? क्या कोई बड़ी सामाजिक या प्राकृतिक आपदा आई जिसने इस ज्ञान को हमेशा के लिए मिटा दिया? एंटिकीथेरा मैकेनिज्म आज भी एक गहन रहस्य बना हुआ है। यह एक ऐसी खिड़की है जो हमें प्राचीन दुनिया की एक झलक दिखाती है, जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत और तकनीकी रूप से सक्षम थी। और यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास के पन्नों में अभी भी कई रहस्य दफन हैं जो हमारी समझ की परीक्षा लेते रहते हैं। नंबर 2। असाधारण वस्तु संग्रह। लुईस चेस पीस स्कॉटलैंड के आउटर हेब्रिड्स द्वीप समूह में लुईस द्वीप पर 1831 में मिली वस्तुओं का एक असाधारण संग्रह है। ये 93 छोटी वस्तुएं हैं, जिनमें से अधिकांश हाथी दांत से बनी हुई हैं, जो एक मध्ययुगीन शतरंज सेट के टुकड़े हैं। इनकी नक्काशी अद्भुत और रहस्यमय है। राजा अपने तलवार को पकड़े हुए, रानी अपना सिर टेक कर विस्मय या चिंता का भाव लिए हुए, और घोड़े के सिर वाले नाइट जो दम साधे हुए प्रतीत होते हैं। ये केवल खिलौने नहीं, बल्कि कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जो एक गहन ऐतिहासिक पहेली पेश करते हैं। इनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये नॉर्वे में बने हुए हैं, संभवतः त्रोंदहेम शहर में 12वीं शताब्दी में। लेकिन ये स्कॉटलैंड के एक सुदूर द्वीप पर कैसे पहुंचे? उस समय हेब्रिड्स द्वीप समूह नॉर्वे के शासन के अधीन थे, जो इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कोई नॉर्स व्यापारी या एक पादरी इन्हें अपने साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाया था, या फिर कोई स्थानीय सरदार जिसने नॉर्स संस्कृति को अपनाया था, इन्हें अपनी संपन्नता का प्रतीक समझकर जमा कर रहा था? एक और रोमांचक सिद्धांत यह है कि ये टुकड़े एक व्यापारी की संपत्ति थे,
जो उन्हें आयरलैंड की समृद्ध बस्तियों में बेचने जा रहा था, लेकिन समुद्र में उसका जहाज डूब गया या उसे किसी आपात स्थिति में इन्हें छिपाना पड़ा। उन्हें एक छोटे से रेत के टीले में दबा हुआ पाया गया था, जो इस बात का संकेत देता है कि उन्हें जानबूझकर छिपाया गया था, शायद कभी वापस लौटने के इरादे से। लेकिन मालिक कभी वापस नहीं आया और ये टुकड़े सदियों तक भूले पड़े रहे। कई अनुत्तरित प्रश्न आज भी बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, पूरा सेट कहां है? 93 टुकड़े 4 या 5 पूरे सेटों का मिश्रण लगते हैं, बाकी के टुकड़े कहां गए? दूसरा, इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया हाथी दांत रूस में मिलने वाले वॉलरस की हड्डी से लेकर अफ्रीकी हाथी दांत तक का है। यह एक विशाल और जटिल व्यापारिक नेटवर्क की ओर इशारा करता है। क्या इसने उस व्यक्ति की पहचान को प्रभावित किया जो इन्हें ले जा रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कलाकार कौन थे? इतनी बारीक नक्काशी करने वाले ये शिल्पकार निस्संदेह अपने जमाने के महान कलाकार थे, लेकिन उनके नाम इतिहास में खो गए हैं। लुईस चेस पीस सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की है जो मध्ययुगीन उत्तर अटलांटिक के राजनीतिक संघर्षों, व्यापार मार्गों और कलात्मक प्रतिभा के रहस्यों को दर्शाती है, जिनके जवाब शायद हमें कभी नहीं मिल पाए। नंबर 3, 40,000 साल पुराना हथौड़ा। टेक्सास के छोटे से शहर लंदन में 1936 में एक सामान्य सी सैर करने निकले दंपति को कुछ ऐसा मिला जिसने विज्ञान और इतिहास की नींव हिला दी। सूखी पहाड़ी के किनारे पड़ी एक चट्टान के अंदर धंसा हुआ एक लोहे का हथौड़ा दिखने में बिल्कुल आधुनिक, जैसे किसी लोहार की दुकान से अभी निकला हो। लेकिन जब भूवैज्ञानिकों ने उस चट्टान की उम्र जांची तो परिणाम ने सबको स्तब्ध कर दिया। लगभग 40 करोड़ वर्ष पुरानी। सवाल उठता है, जब इंसान का अस्तित्व ही नहीं था, तब यह हथौड़ा वहां कैसे आया? यह वस्तु, जिसे आज लंदन हैमर कहा जाता है, आधुनिक तकनीक से बनी प्रतीत होती है। उसका हैंडल लकड़ी का है, आंशिक रूप से पत्थर में परिवर्तित हो चुका है। धातु का सिरा लगभग शुद्ध लोहे का है, जिसमें जंग का कोई निशान नहीं दिखता। विश्लेषण से पता चला कि इसमें लगभग 96% लोहा, 2% क्लोरीन और थोड़ी मात्रा में सल्फर है। यह मिश्रण मानव इतिहास के किसी भी जात धातु कार्य के अनुरूप नहीं है। इस हथौड़े की धातु संरचना इतनी शुद्ध है कि आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी उसे दोहराना कठिन है। कई वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि संभव है यह हथौड़ा किसी गुफा या खदान में फंसा हो और बाद में चट्टान जैसी परतों से ढक गया हो। लेकिन तब भी यह समझ से परे है कि 40 करोड़ वर्ष पुरानी परतों में इसकी उपस्थिति कैसे मानी जाए। उस समय पृथ्वी पर सिर्फ प्राचीन समुद्री जीवन था, न मनुष्य, न उपकरण, न सभ्यता। तो क्या इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता हमसे भी पुरानी है, या फिर यह किसी ऐसे युग की वस्तु है जो हमारी ज्ञात समय रेखा से बाहर की है? कुछ रहस्यवादी और वैकल्पिक इतिहासकार इसे OOP-8 आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट के सबसे सटीक उदाहरणों में गिनते हैं। ऐसी वस्तुएं जो अपने समय या स्थान के संदर्भ में असंभव प्रतीत होती हैं। उनके अनुसार यह हथौड़ा किसी भूली बिसरी सभ्यता का अवशेष हो सकता है, जिसने आधुनिक या उससे भी अधिक उन्नत तकनीक का प्रयोग किया होगा। वहीं कुछ लोग इसे प्रमाण मानते हैं कि मानव इतिहास रैखिक नहीं है, सभ्यताएं उठती और मिटती रही हैं, और शायद हम उन प्राचीन रहस्यमयी सभ्यताओं की अंतिम गूंज हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह सच में 40 करोड़ वर्ष पुराना है, तो वह सभ्यता कहां गई? उनका कोई और निशान क्यों नहीं मिला? और यह हथौड़ा कैसे पूरी तरह संरक्षित रह गया जबकि बाकी सब नष्ट हो गए? क्या यह किसी समय यात्री की वस्तु है जो किसी अज्ञात घटना में फंसकर अतीत में चली गई, या यह केवल प्रकृति का कोई विचित्र खेल है जिसने पत्थर और लोहे को ऐसा रूप दे दिया कि हमें भ्रम हो गया? हर अध्ययन, हर तर्क के बावजूद लंदन हैमर आज भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। यह विज्ञान की सीमाओं पर खड़ा एक मौन रहस्य है जो पूछता है कि क्या हम सचमुच अपने अतीत को जानते हैं, या फिर इतिहास की किताबों के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे अध्याय जिन्हें समझने के लिए हमें अपनी पूरी समझ पर सवाल उठाना होगा। नंबर 4, गॉग्स केव स्कल्पचर्ड ह्यूमन बोन। इंग्लैंड के CPG गॉग्स की गुफा में मिली 14,700 साल पुरानी मानव खोपड़ी की कटी हुई हड्डियां एक डरावनी और रहस्यमय खोज हैं, जो पूरा पाषाण युग के मनुष्यों की जटिल और अक्सर चुनौतीपूर्ण वास्तविकताओं की ओर इशारा करती हैं। यह अवशेष एक वयस्क मानव की खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा एक कटोरे या कप के रूप में तराशा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई कटाई, घिसाई और पॉलिश के निशान हैं। यह स्कल्प कप आज हमें सीधे पूर्वजों के एक ऐसे अज्ञात और अंधेरे पहलू से रूबरू कराता है
जिसमें हिंसा, मृत्यु और संस्कृति का अटूट संबंध था। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था? क्या यह निर्मम कैनिबलिज्म यानी नरभक्षण का सबूत है? क्या इस व्यक्ति का मांस खाया गया और फिर उसकी खोपड़ी को एक बर्तन के तौर पर इस्तेमाल किया गया? पुरातत्वविदों ने हड्डियों पर मिले निशानों का गहन अध्ययन किया है। इन निशानों से पता चलता है कि मांस को हड्डी से अलग करने और खोपड़ी को साफ करने के लिए बारीक पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे शिकार किए गए जानवरों की हड्डियों के साथ किया जाता था। इससे नरभक्षण की परिकल्पना को बल मिलता है। उस समय के कठोर पर्यावरण और संसाधनों की कमी में ऐसा संघर्ष या अकाल के चलते होना असंभव नहीं था। हालांकि दूसरा और शायद ज्यादा पेचीदा पक्ष एक जटिल अंत्येष्टि रिवाज या धार्मिक अनुष्ठान का है। दुनिया की कई संस्कृतियों में पूर्वजों की खोपड़ियों को सम्मान के साथ संरक्षित किया जाता रहा है। कभी उन्हें पूजा का विषय बनाया जाता रहा है, तो कभी मृत्यु के बाद की जिंदगी से जोड़ने वाले एक पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति का समुदाय में विशेष दर्जा रहा हो और उसकी मृत्यु के बाद उसकी यादों को बनाए रखने या उसकी आत्मा की शक्ति को हासिल करने के लिए उसकी खोपड़ी को इस तरह तैयार किया गया हो। इसे एक पवित्र कप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसमें कोई विशेष पेय पीना एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा रहा हो। सच्चाई शायद इन दोनों ही संभावनाओं के बीच कहीं छिपी है। यह संभव है कि नरभक्षण एक रस्म का हिस्सा रहा हो, शायद मृतक के प्रति सम्मान और मृत्यु के बाद उसकी ताकत को अपने अंदर समाहित करने की इच्छा, दोनों ही भावनाएं एक साथ जुड़ी हुई थीं। गॉग्स की यह खोपड़ी हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज केवल जीवन के लिए संघर्ष करने वाले जीव नहीं थे, बल्कि ऐसे गहन विचारक और संस्कृति निर्माता भी थे जिनके लिए मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक रहस्यमय परिवर्तन का क्षण था, जिसके साथ वे जटिल और हमें अज्ञात तरीकों से जूझ रहे थे। नंबर 5, काराल सुपे पिरामिड। काराल सुपे, जिसे काराल के पिरामिडों के नाम से भी जाना जाता है, पेरू में स्थित एक ऐसा पुरातात्विक स्थल है जो पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। यह लगभग 5000 साल पुराना है, जिसका अर्थ है कि यह मिस्र के महान पिरामिडों के समकालीन या संभवतः उनसे भी पुराना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहेली यह है कि यह एक ऐसी सभ्यता द्वारा बनाया गया था जिसने न तो मेटल वर्किंग जानी, न कोई मिट्टी के बर्तन बनाए और न ही कोई ऐसी कलाकृतियां छोड़ी जिन्हें हम उन्नत सभ्यता की निशानी मानते हैं। फिर इस विशाल संरचना का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि काराल एक सैन्य किला या महज एक बस्ती नहीं, बल्कि एक विशाल और जटिल पवित्र स्थल था। यहां 6 विशाल मिट्टी के पिरामिड हैं, विशाल गोलाकार चबूतरे और सुनियोजित सभागार हैं। इसका डिजाइन ही इसके उद्देश्य का संकेत देता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इसका प्राथमिक कार्य धार्मिक और सामाजिक था। यह एक ऐसा केंद्र था जहां दूर दूर के लोग आध्यात्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एकत्र होते थे। इस सब का केंद्र एक विशिष्ट आर्थिक मॉडल पर टिका था, कपास और सब्जियों का व्यापार। काराल की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि लोग स्थायी शहर बसाने और विशाल स्मारक बनाने के लिए पहले भी कृषि पर निर्भर हो सकते थे। यहाँ के निवासी कपास की खेती करते थे, जिससे मछुआरे जाल बुनते थे। समुद्र से मिलने वाली भरपूर मछलियों के बदले में ये जाल और कपास का व्यापार होता था। इस व्यापारिक समृद्धि ने ही शायद श्रम शक्ति और संसाधन जुटाए, जिससे ये विशाल इमारतें बन पाईं। सबसे रोचक सुराग इसके एक सभागार में मिले संगीत वाद्य यंत्रों से मिलता है। 32 फ्लूट जो कोंडोर और पेलिकन जैसे पक्षियों की हड्डियों से बने हैं। इससे पता चलता है कि यहां संगीत और सामूहिक उत्सवों का बहुत महत्व था। ये पिरामिड सत्ता और धर्म का केंद्र थे, जहां पुजारी शासक प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने का दावा करते होंगे। उनका लक्ष्य युद्ध या कलात्मक विरासत छोड़ना नहीं, बल्कि अपने समुदाय को एक सूत्र में बांधकर एक स्थिर और व्यवस्थित सामाजिक आर्थिक प्रणाली का निर्माण करना था। काराल इस बात का प्रमाण है कि सभ्यता का उदय मंदिरों और विश्वासों के इर्द गिर्द भी हो सकता है, न कि केवल तलवार और धातु के आविष्कार से। नंबर 6, किंगुडी आर्टिफैक्ट। स्कॉटलैंड के किंगुडी इलाके में 1844 की वह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। एक साधारण सी दिखने वाली चट्टान को तोड़ते समय मजदूर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि चट्टान के अंदर से एक अजीबोगरीब वस्तु निकली है, जो एक आधुनिक समय के नाखून जैसी दिखती थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वह चट्टान डेवोनियन युग की बलुआ पत्थर की चट्टान थी, जिसकी आयु लगभग 36 करोड़ साल आंकी गई है। सवाल यह उठता है कि इतनी प्राचीन चट्टान के अंदर एक मानव निर्मित वस्तु कैसे समा सकती है,
जबकि मानव सभ्यता का अस्तित्व तो इस चट्टान के निर्माण के करोड़ों साल बाद पृथ्वी पर आया। यह वस्तु लगभग 1 इंच लंबी थी और उसके सिरे पर एक चपटी टोपी जैसी संरचना थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी नाखून को बनाया जाता है। कुछ विशेषज्ञों ने बाद में जांच करके इसे हाथ से बना हुआ बताया। इस खोज ने तत्कालीन वैज्ञानिक समुदाय में तूफान ला दिया। क्या यह किसी प्राचीन और अज्ञात मानव सभ्यता का सबूत थी जो डायनासोरों के भी पहले पृथ्वी पर मौजूद थी, या फिर यह किसी और ग्रह से आए प्राणियों द्वारा छोड़ा गया कोई उपकरण था? कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि शायद यह चट्टान के बनने की प्रक्रिया के दौरान प्रकृति द्वारा बनाई गई कोई अजीब संरचना मात्र थी, जिसका आकार संयोगवश एक नाखून जैसा बन गया। हालांकि इस सिद्धांत को ज्यादा समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वस्तु का आकार बहुत ही सटीक और मानव निर्मित लगता था। दुर्भाग्य से समय के साथ यह मूल वस्तु गायब हो गई, जिससे इस रहस्य का कोई ठोस हल निकाल पाना और भी मुश्किल हो गया है। आज इसके बारे में हमारे पास सिर्फ पुराने दस्तावेज और चित्र ही हैं, इसलिए कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। क्या वास्तव में कोई ऐसी उन्नत सभ्यता करोड़ों साल पहले अस्तित्व में थी, जिसके सभी सबूत धरती से मिट गए? क्या यह समय यात्रा का कोई प्रमाण हो सकता है, या फिर क्या यह संभव है कि चट्टान की आयु के निर्धारण में कोई भूल हुई हो? शायद सबसे सरल स्पष्ट यह है कि यह वस्तु हाल ही में किसी तरह चट्टान में घुस गई थी और फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन यह स्पष्टीकरण भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं लगता। किंगोडी आर्टिफैक्ट आज भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जो हमें यह याद दिलाती है कि पृथ्वी के लंबे और गहन इतिहास के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है, और हो सकता है कि कई रहस्य अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो हमारी समझ को चुनौती देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नंबर 7, लीचिंग यू वेज। रोमानिया की प्रशिया नदी के किनारे 1973 में कुछ ऐसा मिला जिसने पुरातत्व और विज्ञान की दुनिया में एक गहरा सवाल खड़ा कर दिया। मजदूर लगभग 35 फीट की गहराई में रेत की परतों में खुदाई कर रहे थे जब उन्हें 3 अजीब वस्तुएं मिली। उनमें से एक ऐसा वेज या फाल जैसी वस्तु थी जो देखने में एक हथौड़े के सिर जैसी लगती थी। आश्चर्य की बात तब हुई जब इसकी रासायनिक जांच की गई और पता चला कि यह 90% शुद्ध एल्यूमिनियम से बनी हुई है। यह खोज चौंका देने वाली इसलिए थी क्योंकि यह वस्तु उन चीजों के साथ मिली थी जो लगभग 20,000 साल पुरानी थीं, जबकि मानव इतिहास में एल्यूमिनियम को शुद्ध रूप में पहली बार 19वीं सदी में बनाया गया था। 1825 में हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने इसे प्रयोगशाला में तैयार किया और इसे बड़े पैमाने पर बनाने की प्रक्रिया 1886 में विकसित हुई। सवाल यह है कि यह आधुनिक धातु प्रागैतिहासिक काल की मिट्टी में कैसे दफन हो गई। यह वेज न केवल एल्यूमिनियम की बनी है, बल्कि इस पर एक पतली जंग की परत चढ़ी हुई है जो केवल लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने से ही बनती है। इससे साबित होता है कि यह वस्तु प्राचीन है, न कि कोई आधुनिक नकली वस्तु जिसे हाल में वहां दबाया गया हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों को ऐसी तकनीकी जानकारी थी जो इतिहास के पन्नों से गायब हो गई? क्या कोई ऐसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता मौजूद थी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसे एल्यूमिनियम जैसी धातु को गलाने और ढालने का ज्ञान था? एल्यूमिनियम बॉक्साइट अयस्क से निकाला जाता है और इसके शुद्धिकरण के लिए बहुत अधिक बिजली और जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया बिना आधुनिक तकनीक के असंभव सी लगती है। कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या वास्तव में कोई खोई हुई तकनीक थी जो प्रकृति के नियमों को अलग तरह से इस्तेमाल करती थी? क्या यह वस्तु किसी प्राचीन विमान या उन्नत मशीन का हिस्सा हो सकती है, या फिर क्या यह किसी और ग्रह से आए यात्रियों द्वारा छोड़ा गया सबूत है? कुछ संशयवादियों का मानना है कि शायद यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसी जर्मन विमान का टूटा हुआ हिस्सा हो सकता है जो गलती से प्राचीन परतों में दब गया, लेकिन यह स्पष्टीकरण उसकी उम्र और दफन होने की गहराई को नहीं समझा पाता। आज भी यूआईयूडी वेज, जिसे अब रोमानिया के क्लूज नेपोका इतिहास संग्रहालय में रखा गया है, एक ऐसी चुनौती बना हुआ है जो हमारे इतिहास के मूल सिद्धांतों पर सवाल उठाती है। क्या यह सिर्फ एक विसंगति है, या फिर यह उस भूली हुई मानव कहानी का एक टुकड़ा है जिसे हम अभी तक जान नहीं पाए हैं? इसका रहस्य अभी भी गहरा और अनसुलझा है। नंबर 8, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। एक पुरानी चुपचाप पड़ी किताब जिसके पन्नों में कोई रहस्य सांस ले रहा है। यह है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी पुस्तकों में से एक। इसकी खोज 1912 में हुई जब एक प्राचीन किताबों के व्यापारी
विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे इटली के एक पुराने मठ से खरीदा। कहा जाता है कि यह किताब 15वीं सदी की है, लेकिन इसकी लिपि, भाषा और चित्र सब कुछ इतना अजीब है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया कि इसमें लिखा क्या है। पन्नों पर नजर डालो तो लगता है जैसे किसी दूसरे संसार की कहानी हो। कुछ पन्नों पर अज्ञात पौधों के चित्र बने हैं जो किसी जात प्रजाति से मेल नहीं खाते। कहीं पर नंगी स्त्रियां किसी हरे द्रव में स्नान करती दिखती हैं, जैसे किसी गूढ़ रस्म या औषधि का हिस्सा हो। और बीच बीच में हैं रहस्यमयी चक्र, ज्योतिषीय चिन्ह, ग्रहों के नक्शे और एक ऐसी भाषा जिसमें कोई व्याकरण, कोई पहचानी लिपि नहीं। सैकड़ों भाषाविदों, कोड ब्रेकर्स और वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा सिर्फ एक ही निकला, यह डिकोड नहीं हो सकती। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अज्ञात सभ्यता की वनस्पति विज्ञान की पुस्तक है जो औषधीय रहस्यों को छिपाती है। कुछ इसे जादू टोने या अल्केमी की पुस्तक मानते हैं, शायद कोई औषधि या अमृता की कुंजी इसमें लिखी हो। वहीं कुछ विद्वान इसे एक गोपनीय कोड कहते हैं जिसे किसी राजवंश या गुप्त समाज ने तैयार किया था ताकि उसका ज्ञान बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे। कई बार यह भी कहा गया कि शायद यह सब एक महान छलावा है, किसी मध्यकालीन लेखक का मजाक या धोखा जिसने अर्थहीन प्रतीकों से एक किताब बना दी। लेकिन अगर यह मजाक था तो वह इतना परिष्कृत और व्यवस्थित था कि आधुनिक कंप्यूटर भी इसके पैटर्न की जटिलता देखकर दंग रह जाते हैं। इसमें प्रयुक्त लेखन प्रणाली गणितीय रूप से इतनी सुसंगत है कि यह किसी यादृच्छिक 1400 के दशक की है। मतलब यह नकली नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह असली है तो इसे किसने लिखा और क्यों? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा है जो अब पृथ्वी से मिट चुकी, या किसी दूसरे आयाम से आया कोई ज्ञान जो मानव समझ से परे है? सदियों से यह किताब विद्वानों को चुनौती देती रही है। नासा के वैज्ञानिकों से लेकर ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स तक सबने इसके रहस्य को खोलने की कोशिश की, पर नतीजा हमेशा एक सन्नाटा। यह किताब मानो अपने रहस्य को खुद में ही बंद किए बैठी है, किसी अदृश्य शक्ति की तरह जो खुद को पढ़ने नहीं देती। आज भी यह मैन्युस्क्रिप्ट येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित है, शीशे के भीतर, जैसे कोई बंद आत्मा। जो भी इसे देखता है उसके मन में वही सवाल उठता है, क्या यह किसी दूसरे युग का ज्ञान है या किसी और लोक से आई पुकार? क्या इसमें भविष्य के रहस्य छिपे हैं या यह केवल हमारे अज्ञान का आईना है? हर पन्ना एक सवाल है, हर चित्र एक मौन पहेली, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी दुनिया से परे भी कोई भाषा, कोई बुद्धि, कोई रहस्य मौजूद है जो अब भी हमें देख रहा है। नंबर 9, पिरी रीस का नक्शा, जिसे 1513 में तुर्की उस्मानी एडमिरल और कार्टोग्राफर पिरी रीस ने बनाया था, आधुनिक इतिहास और भूगोल की एक रहस्यमयी और चर्चित वस्तु बना हुआ है। यह नक्शा अपने आप में एक उल्लेखनीय कलात्मक और ऐतिहासिक कृति है, लेकिन इसके बारे में सबसे विवादास्पद दावा यह है कि इसमें अंटार्कटिका का चित्रण बर्फ से मुक्त होते हुए किया गया है। एक ऐसा महाद्वीप जिसे आधिकारिक तौर पर 1820 में, यानी इस नक्शे के बनने के लगभग 300 साल बाद खोजा गया था। यह दावा पारंपरिक खोज के इतिहास को चुनौती देता प्रतीत होता है। यह नक्शा 1929 में तुर्की के तोपकापी पैलेस संग्रहालय में पुनः खोजा गया। यह चमड़े के एक टुकड़े पर बना है और केवल अटलांटिक महासागर और उसके आसपास के भूभागों का एक हिस्सा दिखाता है। पिरी रीस ने स्वयं अपनी पुस्तक किताब ए बाहरिये, बुक ऑफ नेविगेशन में लिखा है कि उन्होंने इस नक्शे को बनाने के लिए कई स्रोतों का इस्तेमाल किया था। गाली, एक भारतीय और एक कोलंबस द्वारा बनाया गया नक्शा शामिल था जो अब गुम हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यह नक्शा पूर्णतः मौलिक नहीं था, बल्कि पहले से मौजूद ज्ञान का संकलन था। अंटार्कटिका के दावे की जांच करने पर पता चलता है कि नक्शे पर दिखाई देने वाली भूमि को अंटार्कटिका मानने में कई समस्याएं हैं। पहली बात, नक्शा खंडित है और उसका निचला हिस्सा, दक्षिणी भाग, कटा हुआ है। जो भूमि दिख रही है वह दक्षिण अमेरिका के तट का विस्तार हो सकती है, जिसे उस समय की सीमित तकनीक और ज्ञान के कारण थोड़ा विकृत तरीके से दर्शाया गया हो। कई इतिहासकारों और भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि यह भूमि वास्तव में दक्षिणी अमेरिका का ही पैटागोनिया और तिएरा देल फुएगो क्षेत्र है, जिसे गलती से एक अलग महाद्वीप समझा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्शे पर अंटार्कटिका जैसा दिखने वाला भूभाग वास्तविक अंटार्कटिका के आकार और स्थान से मेल नहीं खाता। वैज्ञानिक साक्ष्य भी इस दावे का समर्थन नहीं करते। अंटार्कटिका पर बर्फ की चादर लाखों सालों से मौजूद है।
हिमयुग के चक्रों के दौरान इसका आकार घटा बढ़ा है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि 1513 से पहले के किसी भी ऐतिहासिक काल में अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ मुक्त था, जैसा कि इस दावे में कहा गया है। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि पिरी रीस या उसके स्रोतों के पास एक बर्फ रहित अंटार्कटिका का ज्ञान था। निष्कर्ष के तौर पर पिरी रीस का नक्शा निस्संदेह एक अद्भुत ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो 16वीं सदी के कार्टोग्राफी के ज्ञान और समुद्री नेविगेशन की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। हालांकि अंटार्कटिका का दावा अत्यधिक संदेहास्पद लगता है और संभवतः यह दक्षिण अमेरिका के भूभाग की गलत व्याख्या या कलात्मक प्रस्तुति का परिणाम है। इस नक्शे की सच्चाई पुराने ज्ञान के संकलन और उस युग की सीमाओं में ही निहित है, न कि किसी अति प्राकृतिक या अत्याधुनिक प्राचीन सभ्यता के गुप्त ज्ञान में। नंबर 10, लेक विनिपेसॉकी मिस्ट्री स्टोन। यह अंडाकार क्वार्ट्ज पत्थर, जिसे लेक विनिपेसॉकी मिस्ट्री स्टोन कहा जाता है, अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। इसे सबसे पहले 1872 में न्यू हैम्पशायर राज्य के लेक विनिपेसॉकी के किनारे कुछ मजदूरों द्वारा खोजा गया था, जब वे एक मैदान को समतल कर रहे थे। यह पत्थर लगभग 4 इंच लंबा और 2 इंच मोटा है तथा इसके दोनों ओर विभिन्न प्रकार की खुदी हुई आकृतियां और प्रतीक हैं। एक तरफ केंद्र में एक चेहरा है, जिसके चारों ओर मकई का एक पौधा, एक गोलाकार आकृति, एक टीपी, विगवाम और कुछ जानवर जैसी आकृतियां उकेरी हुई हैं। दूसरी तरफ विभिन्न प्रतीक, बिंदु और लहरदार रेखाएं हैं। इन नक्काशियों की स्पष्टता और जटिलता हैरान करने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि यह पत्थर बिना किसी धातु के औजारों से बनाया गया प्रतीत होता है। इस पत्थर के रहस्य का मुख्य कारण यह है कि इसके निर्माता, उद्देश्य और अर्थ के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह एक फोनीशियन या आयरिश मॉन्क्स द्वारा बनाया गया हो सकता है, जो कोलंबस से पहले अमेरिका आए हों। अन्य लोग इसे मूल अमेरिकी संस्कृति, शायद अबेनाकी जनजाति की एक कलाकृति मानते हैं, जो उस क्षेत्र में रहती थी। कुछ का यह भी मानना है कि यह एक तरह का कैलेंडर या खगोलीय उपकरण हो सकता है। हालांकि अधिकांश पुरातत्वविद और इतिहासकार इसे एक जटिल लेकिन स्पष्टीकरण योग्य मानव निर्मित वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर किसी स्थानीय मूल अमेरिकी समुदाय द्वारा 1000 से 400 साल पहले के बीच बनाया गया होगा। इस पर उकेरे गए प्रतीक उनकी कला, आस्था या दैनिक जीवन से जुड़े होंगे। समय के साथ उस संस्कृति का विस्तृत ज्ञान खो जाने के कारण इसका अर्थ भी विलुप्त हो गया। इस प्रकार लेक विनिपेसॉकी मिस्ट्री स्टोन की गुत्थी उत्तरी अमेरिका के प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारे सीमित ज्ञान का ही एक प्रतिबिंब है, न कि कोई अवर्णनीय रहस्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इन रहस्यों के बारे में जान सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अलविदा दोस्तों।